हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अभी तक की जो मैंने अपनी वीडियोस में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन है उसके कुछ टॉपिक्स अभी कवर करे थे, जैसे कि व्हाट आर सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, हेनरीज लॉ वगैरह, ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमारा जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रहेगा सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मैंने आपको बता रखा था कि हम इस यूनिट में हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें हेनरीज लॉ वगैरह कवर हो गया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, उसमें हमारा वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ आता है। इसके बाद थर्ड वाला है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसमें भी राउल्स लॉ आता है। ठीक है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का मतलब होता है कि आपने एक जो सॉल्यूट लिया है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट लिया है वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब आप जब इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम रीड करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, और किस कौन कौन सी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये वैसे मैंने थोड़ा सा इसका जो हिंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है कि सॉल्यूशन बनने की जो कंडीशन है, मतलब जो फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो फैक्टर होता है डेल्टा जी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव तो आपका जो सॉल्यूशन जो बनने का प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा, फेवरेबल है। ठीक है, प्रोसेस इज फिजिबल। ठीक है, अच्छा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव, तो प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। ठीक, तो बेसिकली वो सॉल्यूशंस जिनका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, डेल्टा जी जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ते भी आए हैं। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी किया था इसके बारे में कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव किस पर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस। ठीक है, जनरली क्या होता है, टेक्स्ट बुक में दिया होता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है आपकी, नेगेटिव होती है। तो मतलब उस केस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, फेवरेबल होता है। ठीक है, उसमें एंट्रोपी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, बट ऐसा नहीं है कि एंट्रोपी इन्वॉल्व नहीं होती है, बट क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो ये डोमिनेट करती है। ठीक है, उस केस में डेल्टा एस को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है, इन्वॉल्व होती है बट टेक्स्ट बुक में प्रेफरेंस नहीं देते, तो इसलिए जनरली बुक्स में लिखा जाता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो सॉल्यूशन बनने के जो प्रोसीजर जो होते हैं उसको फेवर करती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक केस में क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो किस पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का बनना ना बनना, डेल्टा एस की वैल्यू। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक के केस में जो एंट्रोपी फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, यानी कि एंट्रोपी फैक्टर जो होता है वो फ्रंट फुट पे आ जाता है कि अब ये डिसाइड करेगा कि जो सॉल्यूशन है वो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, वो प्रोसेस फेवरेबल होगा या नहीं होगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू ऑब्वियसली बात है अगर पॉजिटिव होगी, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, तो आपका जो सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो मतलब प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो प्रोसेस फिजिबल हो जाएगा। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपकी कैसी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। एंडोथर्मिक के केस के बारे में बात कर रही हूँ, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जिससे कि प्रोसेस क्या हो जाता है, प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली तो हमारा जो डेल्टा जी फैक्टर है ना, यही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे दिया वो मैंने आपको बता दिया है। एक्सोथर्मिक में एंट्रोपी फैक्टर को मतलब यहाँ पर ज्यादा इंक्लूड करते ही नहीं है, बट
होती है, इन्वॉल्व होती है, बट क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है तो इसलिए ये डोमिनेट कर जाता है, इसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है और सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में इसमें डेल्टा एस का फैक्ट मतलब इन्वॉल्व होना मस्ट है, मतलब डेल्टा एस ही डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोसीजर होता है कि कोई भी सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि इन जनरल हम क्या बोल देते हैं, मतलब एक ओवर सिंपल सा मतलब एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो देखिए तो क्या होता है कि अगर सोल्यूट जो है वो मतलब उसका जिस तरीके का बिहेवियर है, अगर सॉल्वेंट का भी उसी तरीके से बिहेवियर होगा तो वो दोनों आपस में जल्दी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट बिहेवियर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते। जैसे अगर मैं बता दूं, जैसे वाटर एंड अल्कोहल आप देखेंगे इजीली मिक्स हो जाते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं वाटर और ऑयल, ठीक है, तो ये हमारा कैसा पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, जबकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो आपस में दोनों इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, पोलर पोलर में जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। चलिए अब इसके बाद मैं बता देती हूँ कि जब आप ना दो कंपोनेंट यानी कि दो लिक्विड्स को जब मिक्स करते हो तो कितने टाइप के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। हाँ, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि कंप्लीटली इमिसिबल हो जाए, या तो वो दोनों कैसे हो जाएं, बिल्कुल ही मिले ही ना, मिक्स ही ना हो, कंप्लीटली इमिसिबल। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है या तो दोनों आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं, वो होता है कंप्लीटली मिसिबल। ठीक है, एक और कंडीशन आ जाती है, मतलब एक और कैटेगरी बन जाती है, वो है हमारी पार्टली मिसिबल। ठीक है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ, कंप्लीटली इमिसिबल जैसे कि आपका हो जाता है वाटर प्लस ऑयल। ठीक है, वाटर एंड ऑयल एग्जांपल। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीटली इमिसिबल है, और इसका रीजन क्या है मैंने बता दिया है ऑलरेडी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक पोलर है एक नॉन पोलर है, कंप्लीटली मिसिबल जो कि या तो दोनों कैसे हो, पोलर हो, या दोनों नॉन पोलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर और अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा बेंजीन प्लस टॉल्विन, ये कैसे है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर और पोलर है। ठीक है, तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे। इसके अलावा पार्टली मिसिबल कौन से होते हैं, जैसे वाटर और ईथर। ठीक है, तो इस तीन कैटेगरी के आपके लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि तीन टाइप के आपके सॉल्यूशन बनेंगे, तो जिसमें से अब हमें कौन सी कैटेगरी पढ़नी है, हमें पढ़नी है जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, मिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन। स्पेशली हमने कौन सी कैटेगरी लिया है, मिसिबल लिक्विड्स की। ठीक है, अब यहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में बात होगी और राउल्स लॉ के बारे में बात होगी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने जो लिक्विड्स लिए हैं जिनका सोल्यूशन हमने बनाया है वो कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है, अब जब ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इनको मिक्स करा, सोल्यूशन बना, तो अब ना यहाँ पर जो राउल्स ने अपनी स्टेटमेंट दी वो ये दी थी, क्या है राउल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। इससे पहले जो मैंने राउल्स लॉ एक्सप्लेन करा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो उसमें क्या था, सॉल्यूशन था जिसमें नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड था, डिसॉल्व हो रहा था लिक्विड में। ठीक है, अब यहाँ पर जो राउल्स लॉ स्टेटमेंट है वो किसके लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, देखो दो लिक्विड्स हैं, दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, अच्छा, तो हर किसी का मतलब हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि उस कंपोनेंट की जो भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस
तो अब क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, मतलब हम दो लिक्विड्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कंपोनेंट ए और दूसरा जो लिक्विड है उसे कंपोनेंट बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो टोटल प्रेशर आएगा, अगर मैं टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं तो किसकी वजह से आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो अब राउल्स लॉ ने क्या बोला है कि यहाँ पर जो ए कंपोनेंट, ठीक है, हर एक कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट बोला है, तो इस कंपोनेंट के लिए भी बात वही रहेगी, इस कंपोनेंट के लिए भी बात रहेगी, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का जो मतलब वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है ना सॉल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से, सिमिलरली पी बी यानी कि सेकंड कंपोनेंट का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये और पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए एकदम क्लियर। जो ये मतलब इसने बोला, मतलब आप ना फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। वो मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या लिक्विड में प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसको ना आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो क्या है? वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट क्या है? वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर ये क्या है। ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि फर्स्ट लिक्विड का हमारा जो वेपर प्रेशर है, लेकिन ये तब है जब उस लिक्विड में, मतलब कि हमारा जो ए कंपोनेंट है उसमें कुछ और मिक्स नहीं है, वो प्योर ए ही है। तो उस टाइम का जो वेपर प्रेशर है वो वाला मतलब यहाँ पर पी नॉट से उसे डिनोट किया गया है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब पी बी और इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा पी नॉट बी। अब ये कौन सा वेपर प्रेशर है? ये वो वेपर प्रेशर है जब हम सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट को ले रहे होते हैं, मतलब कि प्योर कंपोनेंट बी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड लिक्विड है प्योर फॉर्म में, ठीक है, और कुछ मिक्स नहीं है। तो उस टाइम का जो वेपर प्रेशर है वो ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज जो है अब आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब हमारा जो पीटी है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पी ए की वैल्यू रख दी हमारी और पी बी की वैल्यू रख दी, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो इस पर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे हमने पीटी की वैल्यू जो देखी थी राउल्स लॉ में, ठीक है, वो ये थी। तो अगर मैं इसको ना देखो अभी आगे और सॉल्व करती हूँ, तो कई बार डेटा ऐसा दिया जाए, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग हमें जो है फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। और भी इक्वेशन आ सकते हैं, जैसे देखो क्या होगा कि क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये 11th में भी सीख चुके होते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी, मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लेते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, और हर किसी का अपना मोल फ्रैक्शन आता है, लेकिन जब उन मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमेशा क्या रहेगा? 1 आएगा, ठीक है। तो जिन भी कंपोनेंट्स को हम लेते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? हमेशा 1 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अगर वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू मैंने क्या करी है? 1 माइनस एक्स बी पुट कर दिया है। पी नॉट ए प्लस एक्स बी और पी नॉट बी, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी एक्स बी, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी। अगर मैं इन दोनों में से पी मतलब क्या नाम है, एक्स बी की वैल्यू जो है वो कॉमन ले लूं, ठीक है, प्लस एक्स बी ले लूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो ये पी नॉट बी, ठीक है, माइनस पी नॉट ए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हम मतलब यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये इक्वेशन हमने क्यों डिराइव करी? न्यूमेरिकल्स में ये आ जाता है। इसमें पता क्या बेनिफिट है? इसमें ये बेनिफिट ये है कि इसमें दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही कंपोनेंट है, उसके मोल फ्रैक्शन पे मतलब हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इक्वेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी ये भी है। अब इसका ना हम राउल्स लॉ का ना ग्राफ देख लेते हैं कि जो अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आता है, ठीक है।
तो इसका जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, दो लिक्विड्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं, उनको मिक्स कर दिया है, ये वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे हमेशा मोल फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है और दूसरा जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर बी कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर ए मिक्स नहीं है। तो जब प्योर बी कंपोनेंट ही है और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है वो कौन से कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, बी कंपोनेंट, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का क्या है, 0 है। तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो दैट मींस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपोनेंट ए है, बी नहीं है। तो जब प्योर कंपोनेंट ए है तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, पी नॉट ए की, मतलब ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये किसका है, पीबी, ये वाली लाइन पीबी की है और ये वाली लाइन पीए की है, ठीक है। अब मतलब ये कैसे डिसाइड होगा, ये लाइन पीए की है, वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देख लो, ये 0 है ना, तो 0 यहाँ पर और ये 1, तो यानी कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पीए की। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू 0 है पीबी, यानी कि ग्राफ हमारा पीबी का ये रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 1 है, तो ठीक है, ये वैल्यू मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से हमारा जो है राउल्स लॉ का मतलब जो स्टेटमेंट थी वो क्लियर हो गई है और इक्वेशन सारी क्लियर हो गई है और ये हमारा ग्राफ भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखेंगे। अब आपको पता है ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने ना टोटल प्रेशर निकाल लिया है, ठीक है। अब अगर ना हमें वेपर में कॉम्पोजिशन निकालनी हो, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की, ए कंपोनेंट की या बी कंपोनेंट की, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें दोनों ही लिक्विड क्या है हमारे, मिक्स हो रखे हैं, ठीक है। अब ये जो वेपर्स बनेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ वेपर्स, ये जो वेपर्स बने हैं इनमें दोनों के वेपर्स होंगे, ठीक है, पी ए और पीबी दोनों ही मिक्स होंगे, दोनों का ये वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो अभी ये जो चीज हमने देखी पी ए और पीबी, ठीक है, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वेपर फेज में अगर मेरे को मतलब कॉम्पोजिशन मेजर करनी है तो वो कैसे होगी, ठीक है। उसके लिए बताए डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखो जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा हमारा, ये तो क्लियर है, पी ए और पी बी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि ये जो वेपर फेज है ना हमारा, यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो डाल्टन्स लॉ ये बोलता है किसी भी, जब देखो जब दो या दो से ज्यादा वेपर या गैसेस को मिक्स करते हैं तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई में पी टोटल। ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो क्या नाम है, जब भी जैसे डाल्टन्स लॉ, ये वैसे 11th का टॉपिक है, 11th में डिस्कस किया गया था, जब जो हमारा गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कशन होता है वहां पर ये लॉ आता है। वो ये बताता है कि जब भी आप वेपर्स को या गैसेस को, दो या दो से ज्यादा गैसेस को या वेपर्स को मिक्स करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हर एक पर्टिकुलर गैस, जैसे मान लो आपने दो गैस मिक्स करी है, भाई यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो टाइप के वेपर्स यहाँ पर मिक्स हो रखे हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के। तो जो हमारा मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। अब वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के नहीं है, मतलब अब यहां से इमेजिन करो कि सिर्फ और सिर्फ वेपर्स हैं, ठीक है। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसके और मल्टीप्लाई में पी टोटल, जो यानी कि टोटल प्रेशर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड कंपोनेंट यानी कि बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मेजर करने जाऊं तो वो इज इक्वल टू होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज मल्टीप्लाई में पी टोटल। ये है डाल्टन्स का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पी ए तो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए का, पी बी पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट बी का, पी टी टोटल है, पी टी टोटल है। यहाँ पर क्या है लिख देती हूँ मैं, बी वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट
A in vapor phase। ठीक है, ध्यान रखना जो राउल्स लॉ था उसमें जो मोल फ्रैक्शन लिए गए थे वो थे लिक्विड में, ठीक है, या सॉल्यूशन में। लेकिन अभी हम जो डाल्टन्स लॉ में जो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, वेपर्स में भी तो वेपर फेज में भी तो दोनों कंपोनेंट मौजूद है ना, तो दोनों कंपोनेंट का अपना अपना मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मैं लिख देती हूँ वाई बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें वेपर फेज की यहाँ पे कॉम्पोजिशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल है, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन में पी टी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे वेपर फेज में मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है बी कंपोनेंट के, तो कैसे निकालेंगे, पी बी अपॉन में पी टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे वेपर फेज की जो कॉम्पोजिशन है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वाई ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू में पी ए। अब जो पी ए है, अगर हम डाल्टन्स लॉ को देखें, सॉरी राउल्स लॉ को देखें, तो वो क्या वैल्यू है, पी नॉट ए। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू हम यही रख देते हैं, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन में पी टी। तो कई बार डेटा ना इस बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर भी दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पी ए दे दिया जाए, ठीक है, या मतलब पी बी दे दिया जाए। आपसे मतलब आपको जो डेटा में कई बार क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड दे देगा, पी नॉट ए की वैल्यू दे देगा, पी टी की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो कई बार इस पर बेस जो है न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली एक्स बी पी नॉट बी, है ना, क्योंकि पी बी की वैल्यू क्या है हमें पता है, एक्स बी और पी नॉट बी। ठीक है, तो वही आ जाएगा हमारा, क्लियर। तो ये इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और साथ के साथ ये इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर बेस न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, देखते हैं राउल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई में प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। जबकि हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मल्टीप्लाई होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, और मतलब प्रोडक्ट होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड के एच। ठीक है, के एच यहाँ पर क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। अब वो वोलाटाइल कंपोनेंट सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, कोई भी हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये राउल्स लॉ है। और हेनरीज लॉ ने क्या बोला है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर हेनरीज लॉ जो है वो गैस के लिए एप्लीकेबल है, दैट मीन्स यहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गैस रहेगा। ठीक है, तो गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ की। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही जो लॉ है वो एप्लीकेबल है वोलाटाइल कंपोनेंट। यहाँ पर भी वोलाटाइल कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर भी वोलाटाइल कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स बोथ लॉज आर एप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, एक तो ये सिमिलैरिटी हो गई। ठीक, देख सकते हैं ना, वोलाटाइल कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है। सेकंड सिमिलैरिटी ये है कि ना दोनों में ही जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि जो वेपर प्रेशर है दोनों में, सिमिलैरिटी में क्या है कि दोनों ही लॉज जो हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, जिसका भी आप
वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा, डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो ये दो जो लॉज हैं, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी के जो कांस्टेंट है उसके मतलब उसमें ही आपका जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर जैसे सपोज करो जो के एच की वैल्यू है, अगर वो पी नॉट ए की वैल्यू के बराबर बन जाती है, तो जो राउल्स लॉ है वो एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहले सिमिलैरिटीज देख लो, डिफरेंसेस देख लो, फिर आप बता सकते हैं कि जो के एच की वैल्यू अगर इफ kh is equals to p naught a, then the Raoult's law becomes a special case of Henry's law, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mm मरकरी एंड 415 mm मरकरी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, और ये इसका डाइक्लोरोमीथेन का हमारा कितना है 415, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। मतलब ये कि हमें टोटल पहले वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो मैंने बता दिया ना आपको कि वेपर फेज की भी कंपोजिशन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताए इसमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर हमें पहले पता होना चाहिए, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए और पी नॉट ए, क्लियर है। और पी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स बी पी नॉट पी। अब हमें प्योर वेपर प्रेशर तो पता है, ए कंपोनेंट ये रहा, बी कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। मतलब पी नॉट ए की वैल्यू पता है, पी नॉट बी की वैल्यू पता है, एक्स ए और एक्स बी हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके मोल्स पता होने चाहिए, इसके मोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास 119.5 हो रहा है, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.683213 ये मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के। और अगर मैं डाइक्लोरोमीथेन के निकालूं, गिवन मास अपॉन ईयर, तो ये मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, किसी एक कंपोनेंट का निकाल लो, सेकंड का हम इजीली 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकाल लेते हैं, 0.213 अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स 0.213 प्लस में 0.47। तो इसको जब हम करेंगे तो ए कंपोनेंट के हमारे जो मोल फ्रैक्शन आए वो कितने आए, 0.312। तो बी कंपोनेंट के हम इजीली निकाल सकते हैं, बी कंपोनेंट के 1 माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है। निकालेंगे इसमें, देखो एक्स ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 0.312 मल्टीप्लाई में पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है हमारा 200, ठीक है, प्लस एक्स बी की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ना स्पेस नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 0.312 जो कि 0.688, ठीक है। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, एक्स बी की वैल्यू 0.688 मल्टीप्लाई पी नॉट की वैल्यू है 415। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व होता है, पीटी की वैल्यू टोटल, ठीक है, देख लिया आपने। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो मतलब बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में हमें निकालना है, यानी कि हमें वाई ए और वाई बी की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज, उसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए अपॉन में पी टी। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पी ए की वैल्यू देखो हमने ये कैलकुलेट करी थी, ये पी ए की वैल्यू है पूरी, तो पी ए की वैल्यू रख दीजिए 62.4 अपॉन में पी टी की वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ए कंपोनेंट का अभी सॉल्व कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, और अगर हम वाई बी की वैल्यू निकालेंगे तो पी बी अपॉन में पी टी, पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली देखो, ये पी बी की वैल्यू है पूरी 285.52 अपॉन में पी टी कितना है टोटल 347.9, ये है हमारा बाई वी की वैल्यू। इस सब सॉल्व करा तो बाई ए की वैल्यू ये आ गई। अच्छा ध्यान रखना, ये ए कंपोनेंट कौन सा, हमारा क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो जो पहले लिखा था मैंने उसे ही ए कंपोनेंट नाम दे दिया, और बी कंपोनेंट हमारा ये डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन ये रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ए और बी को ध्यान से डिनोट करना कि ए किसे ले रहे हो और बी किसे ले रहे हो। ठीक है, और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो ए है वो क्लोरोफॉर्म है हमारा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और बी जो है हमारा CH2Cl2 है। ठीक है, ये चीज है क्लियर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है R450 एंड 700 mm मर्करी रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ पीटी इज दिस। ठीक है, यानी कि आपको कॉम्पोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की। अच्छा ठीक है, कॉम्पोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की, दैट मींस मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको लिक्विड के दोनों कंपोनेंट के, एंड आल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में भी दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो पी ए और एक्स नॉट ए और पी बी एक्स नॉट बी, ये वैल्यू, ये वाली अगर इक्वेशन लगाएंगे ना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पीटी तो हमें दिया हुआ है, क्या कर रही हूँ, ठीक है, और पी बी भी दिया हुआ है हमें, पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है हमें, एक्स ए और एक्स बी दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसलिए ना जो मैंने लास्ट में इक्वेशन बताई थी ना, ठीक है, वो क्या थी हमारी, पीटी एक ही कंपोनेंट, मतलब पी नॉट ए प्लस 1 माइनस में सॉरी क्या था, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स बी, ये बताया था ना मैंने आपको। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे, क्योंकि हमें ना पी नॉट की वैल्यू तो पता है हमें, मोल फ्रैक्शन देखो अब यहाँ पे एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ गए, तो अब यहाँ से हम इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीटी की वैल्यू कितनी है, 600। तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें इक्वेशन वही यूज करनी है जो हमें डेटा दे रखा होगा। ठीक है, तो इसलिए सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450। ठीक है, पी नॉट बी की वैल्यू है 700 माइनस 450। ठीक है, और एक्स भी हमें निकालना है। क्लियर, सेकंड कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, और ये 450 इधर आ जाएगा, 250 एक्स बी कितना होगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 से 10 एक्स बी, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूं तो 15 अपॉन में 25 एक्स बी, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर मैं 15 पे काटूं 0.6, ये एक्स बी की वैल्यू है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कितने आ गए, 0.6। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा एक्स ए है वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस एक्स बी करके। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू है 0.6, तो मोल फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे एक्स ए कंपोनेंट के, 0.4। तो यही तो बोला था उसने, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बताने का मतलब ये है कि ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो बी कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली है। ठीक है, ठीक, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो ये तो और भी आसान है इसमें। अब हमें जब ये वैल्यू पता चल गई है, फॉर्मूला क्या है, वाई ए, ठीक है, और पी नॉट ए और एक्स ए अपॉन में पी टी। क्लियर, तो इसकी वैल्यू, पी नॉट ए की वैल्यू हमें पता ही है 450, और एक्स ए की वैल्यू हमने निकाली ली है। ठीक है, 0.4 अपॉन में पीटी, पीटी कितना है हमारे पास, 600। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.3।
क्लियर है? ये है वाई ए की वैल्यू। तो जब वाई ए की वैल्यू 0.3 है तो वाई बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा? आंसर 0.7 वाई बी की वैल्यू। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है? फिर इसके बाद हम एजिड्रॉप्स पढ़ेंगे। क्लियर?